चलें जी, बिस्मिल्लाह। So today we are going to discuss another very important topic that is related to the carbon dioxide transportation. तो बच्चों, हम ऑक्सीजन के बारे में तो काफी बातें डिस्कस करते होते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की हमने इनहेलेशन की, उसका गैस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजनेशन हुई ब्लड की, फिर हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमने आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेट कर दिया, पूरी बॉडी को हमने ऑक्सीजन दी। फिर बॉडी के जो टिश्यूज हैं या जो सेल्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया और उससे उन्होंने एटीपी की फॉर्मेशन करवाकर अपने जो एनर्जी की जरूरत है उसको फुलफिल्ड कर। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों फुलफिल्ड करने के बाद हमारे पास क्या होती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पूरा इसका टॉपिक भी एक है यू वर्ल्ड के अंदर ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह की प्रोडक्शन आपसे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है। मैं ये आपको इंशाल्लाह ना करवाऊंगा जब यू वर्ल्ड हम कर रहे होंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं, आज हमें ये देखना है कि जो आपका सेल है, चाहे वो आपके पास लो लिम्स का सेल्स है, जो आपके पास न्यूरॉन्स हैं, चाहे आपके पास किडनी के सेल्स हैं, चाहे वो आपके पास हिपेटोसाइट्स हैं, एंटीरोसाइट्स हैं, वो आपके पास एपिडर्मस के सेल्स हैं, जो भी आपकी बॉडी के सेल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उन सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स के अंदर कैसे आती है, और फिर लंग्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस करनी है। सो द टॉपिक इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमने क्या करना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने से पहले हम जरा थोड़े से नोटी कुछ कंसेप्ट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो नोटी कंसेप्ट क्या हैं, बिल्कुल बेसिक जो बातें आप सबको पता है कि ये मेरे पास ब्यूटीफुल लंग्स हैं, हियर वी हैव द ब्यूटीफुल लंग्स एंड एवरी ब्यूटीफुल लंग्स हैज ब्यूटीफुल कैपिलरीज। तो ये मेरे पास कैपिलरीज होगी या ब्लड वेसल्स कह लो, जनरल बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल आपके पास कहाँ पर जाती हैं सर, ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की तरफ जाती हैं, ये आपके लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम को जाके ये क्या कर देती है, यहाँ पर ब्लड प्रोवाइड कर देती है। बात पे जरा आपने गौर करना, सर हमने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन लंग्स में आई, ऑक्सीजन लंग्स में आने के बाद क्या किया, यहाँ पर आपके पास ब्यूटीफुल रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये आपका रेड ब्लड सेल्स हो गया। उस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पर लगा देते हैं। इस प्रोसेस को जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के साथ ऑक्सीजन लग जाती है, इट इज कॉल्ड द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ये हमने क्या करवा दिया, इसकी ऑक्सीजनेशन करवा दी। बच्चों जब हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, तो ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किसमें आएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर। यहाँ पर पल्मोनरी वेन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, ये पल्मोनरी वेन्स क्या करती है बच्चों, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आएगी, और फिर आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है, हमारा अयोटा में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, और अयोटा फिर हमारी बॉडी के जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, या एवरी सेल इज इंपॉर्टेंट ऑफ योर बॉडी, तो उन सेल्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ब्रेन ड्रा किया, ब्रेन मैंने आपको इसलिए ड्रा किया क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन की या ग्लूकोज की जरूरत है वो हमारे पास ब्रेन को और किडनी को होती है। ठीक है, सबसे मतलब कि अनिशली जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब ब्रेन ने क्या किया, आपकी ब्यूटीफुल ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के बाद अपनी एटीपी बनाने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हमने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल से हमारे लंग्स तक किस तरह आती है, सेल से हमारे पास लंग्स तरफ किस तरह आती है। वैसे तो आपको पता है कि सर ये आपकी डिफरेंट जो वेन्स हैं, वेन्स के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। चलो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात हम करते हैं कि अब जो वो रेड ब्लड सेल्स था जिसके साथ ऑक्सीजन लगी थी, ऑक्सीजन को इसने रिमूव करके वहां पर क्या लगा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लगा दी। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर आ जाती है, कुछ क्या करती है वैसे फ्री फॉर्म के अंदर आ जाती है, कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर आती है। तो ये बच्चों ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं सर, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बच्चों ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसमें आता है, आपके जो लार्ज वेन्स है उसमें, फिर राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से दोबारा आपके लंग्स की तरफ। और लंग्स के अंदर चूंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, हमारी पल्मोनी आर्टरी के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है, आपकी एलोविलाई में कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, यहाँ से ग्रेडियंट की वजह से, पार्शियल डिफरेंस होने की, प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड से किसकी तरफ चल जाती है, लंग्स से, और फिर लंग्स से हम क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर एक्सेल कर देते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमने क्या किया, ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर डिस्कस किया।
अब बच्चों यहाँ पर ना आपने दो चीजों को याद रखना है। ये तो आप बच्चे को भी पता होता है कि सर ये नॉर्मल ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन ऐसे होती है। पहली जो बात आपने याद रखनी है, हमारे पास है ये डिस्क शेप रेड ब्लड सेल्स। ठीक है बच्चों, डिस्क शेप रेड ब्लड सेल्स। अब इस सेल के ऊपर क्या लगी हुई है बच्चों? ऑक्सीजन, ये लगी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब आपके पास ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल से रिमूव होके टिश्यू को मिलती है, इस प्रोसेस या इस फिनोमेना को हम कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। इस बोहर्स इफेक्ट को बहुत डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन बच्चों जो सिंपल इसका कोर कंसेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि हमारे पास बोहर इफेक्ट हम इस चीज को कहते हैं कि जहां पर रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है। और वो बच्चों अनलोडिंग कहाँ पर होती है? टारगेट टिश्यू के अंदर। कि जिस सेल या टिश्यू को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। वहां पर रेड ब्लड सेल जाकर उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन का अनलोड होना इज कॉल्ड द बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, अब बच्चों दूसरा अपनी इफेक्ट देखना है। हमने उसको ऑक्सीजन दे दी, और ऑक्सीजन देने के बाद आपने क्या किया? वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर ले आए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कहाँ पर जाती है? लंग्स के अंदर जाएगी सर। और लंग्स के अंदर जाके बच्चों जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रेड ब्लड सेल से रिमूव करोगे, तो इसको हम कहते हैं हेल्डेंस इफेक्ट। क्या कहा जाता है इसको बच्चों? हेल्डेंस इफेक्ट कहा जाता है। तो पहले तो आपने ये दो कंसेप्ट जो मैंने जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, आपने इनको ऐसे याद रखना है। हमारा जो सेल है, जो न्यूरॉन है या किडनी का सेल है, जब उसको ऑक्सीजन मिलती है या रेड ब्लड सेल से जब ऑक्सीजन उतरती है, अनलोड होती है, उसको हम कहते हैं दैट इज अ बोहर्स इफेक्ट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर आई, किस तरह आती है हम ऊपर देखते हैं, परेशानी होना। वो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों आपके लंग्स के अंदर आती है। वो आपके पास जो कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वहां पर आके जो कार्बन रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, तो बच्चों इस इफेक्ट को हम क्या करते हैं सर? दैट इज कॉल्ड हेल्डेंस इफेक्ट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज द बोहर्स इफेक्ट। अनलोडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज द हेल्डेंस इफेक्ट। दूसरा हमारे पास बोहर इफेक्ट कहां पर होता है? टारगेट टिश्यूज के अंदर। हेल्डेंस इफेक्ट कहां पर होता है? आपके लंग्स के अंदर। ठीक है, ये चीज आपने एक जनरल सा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने जितनी सिंपल तरीके से आपको बताई है ना, कि आपके टिश्यू से ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ आती है, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। इसके अंदर हम ना तीन ट्रांसपोर्टर्स देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ना तीन तरीकों से हमारे पास बॉडी से कहाँ पर आती है? लंग्स की तरफ आती है। तीन फॉर्म्स के अंदर आती है। ठीक है, चलिए हम इसको जरा क्या कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन से पहले बच्चों आपने क्या इफेक्ट पढ़ा है, कौन सा? वो अब मैं यहाँ पर दोबारा फिर लिख देता हूँ, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनआर एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। सबसे पहले बच्चों बोहर्स इफेक्ट पता होना चाहिए आपको। बोहर्स इफेक्ट, और बोहर्स इफेक्ट क्या होता है जी? अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नंबर सेकंड इज द हेल्डेंस इफेक्ट। और हेल्डेंस इफेक्ट क्या होता है? रिमूवल ऑफ और अनलोडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर हम हेल्डेन इफेक्ट्स को लिखते हैं। और हेल्डेन इफेक्ट्स के अंदर आपने क्या लिखना है? अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फिर कह रहा हूँ, इस इफेक्ट्स को बहुत डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन जो कोर कंसेप्ट है इनके पीछे वो यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। अब आते हैं कि सर वो कौन से तरीके हैं, जरा हमें वो भी बता दें कि जिनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या करती है? टिश्यू से मेरे लंग्स की तरफ आती है। ठीक है, सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स इन थ्री फॉर्म्स। बच्चों तीन तरीकों से आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या थ्री फॉर्म्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो आपके टिश्यू से लंग्स की तरफ आती है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना, वो होती है बच्चों बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर आपके टिश्यू से लंग्स की तरफ आती है। जिस बंदे ने मतलब ये पहले टॉपिक नहीं ना समझा या पढ़ा हुआ, उसके लिए ये मतलब एक बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब बाइकार्बोनेट्स के साथ कैसे रिलेशन हो गया। तो इसी रिलेशन को बच्चों जरा हम मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। कि कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों? हम इसको अपने लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। चले मैं ना इसको आप पहले एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ।
देखो मैंने क्या करनी, मैंने ना चाइना से एक हम कहते हैं कि टेबल या चेयर आपने क्या करनी वहां से ना मंगवानी है, चाइना से मंगवानी है। तो हमने चाइना से पाकिस्तान में चेयर को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अब जरूरी तो नहीं है कि वो जो हमारे पास चेयर होती है वो बिल्कुल जिस फॉर्म के अंदर आपके पास एग्जैक्ट उसकी शेप होती है उसी तरह की आपको मतलब कि वो ट्रांसपोर्ट करें। वो क्या करेंगे चाइना वाले जो कि बड़े समझदार हैं, वो उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग-अलग करेंगे। लेट्स सपोज उसकी जो मतलब कि लेग्स हैं उसको सेपरेट करेंगे, सीट को सेपरेट करेंगे, जो उसका हेड वाला एरिया उसको सेपरेट करेंगे, और उन तमाम को सेपरेट करके क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। अब जब उसको बॉक्स के अंदर डाला जाता है फिर हम उसको क्या करते हैं, चाइना से पाकिस्तान में इजीली ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक तो हमारे पास जो स्पेस है वो कम वो ऑक्यूपाई करें, वो आसानी से हमारे पास आ जाए चाइना से पाकिस्तान में। दूसरा फायदा ये है कि जिस चीज ने उसको लेके आना है, जैसे हम ट्रक के अंदर लेट्स सपोज लेके आते हैं, तो अगर हम उसके पार्ट्स करके लेके आएंगे तो हम ज्यादा क्या करेंगे, वहां से चेयर्स को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। और जब मैं पाकिस्तान में उसको ले आया तो मैं दोबारा उसको असेंबल्ड कर लूंगा, उसको खोल लूंगा, उसकी चेयर उसकी लेग्स को लगाऊंगा, सीट को लगाऊंगा, उसका हेड वाला जो बैक एरिया उसको लगाऊंगा, तो मेरे पास जो एग्जैक्ट शेप थी चेयर की वो मुझे क्या हो गया, मिल गई है। समझ रहे हैं? तो जो ट्रांसपोर्टेशन चाइना से पाकिस्तान में हुई है वो एक तुम्हारे पास मैक्सिमम हम के अंदर चेयर्स आ जाएंगी, दूसरा है कि वो इजीली कैरी हो जाएंगी, ठीक है, कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि उनकी ब्रेक डाउन ना हो जाए। और जो उसकी एग्जैक्ट शेप थी वो एग्जैक्ट शेप भी मुझे क्या होगी यहाँ पर गेन होगी है। इसी तरह बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हम ब्रेक डाउन करवा के ना इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसकी ब्रेक डाउन करके इसकी ट्रांसपोर्टेशन का पहला तरीका जरा आपने समझना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास है वो सेल, ये एक सेल है बच्चों। अब इस सेल ने क्या किया है, इस सेल ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया है, और हम यहाँ पर बना देते हैं कि आपकी ब्लड वेसल, हेरिजोर ब्यूटीफुल ब्लड वेसल, और इसके अंदर क्या पड़े हुए, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब शायद सबसे पहले तो ये रेड ब्लड सेल इस तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास ये आपका सेल है, ये से मतलब ऑर्गेनाइलीज हैं, ये इसका मतलब न्यूक्लियस है। अब इस सेल को हमने क्या करनी है, ऑक्सीजन देनी, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल अपने ऊपर ना ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजन इसने क्या की, इस ब्यूटीफुल सेल को दे दी, ठीक है। इस सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, मेटाबॉलिज्म अपना किया, और मेटाबॉलिज्म करने के बाद बच्चों ये हमारे पास सेल क्या प्रोड्यूस करेगा सर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करके आपके लंग्स की तरफ लेके जाना है। तो अभी मैंने वही आपको बात कर रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लार्ज मालिक्यूल है, तो अगर मैं इसको इसी की फॉर्म के अंदर लेके जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं कम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर चुका हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर इसकी जो कन्वर्जन होनी है बच्चों, जरा इसकी कन्वर्जन को देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड की ना फ्रीली ये डिफ्यूजेबल होती है, आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर चली जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएगी तो कार्बन डाइ आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके पास वाटर तो अबंडेंट अमाउंट के अंदर होते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर मिलती है आपके वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ मिलेगी तो बच्चों क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। अब ये जो H2CO3 है बच्चों, इसके ऊपर लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब इसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगेगा तो इस कार्बोनिक एसिड की वो क्या कर देगा, दो चीजों के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। एक वो इसकी ब्रेक डाउन कर देगा HCO3 के अंदर, बाइकार्बोनेट्स के अंदर, और दूसरा इससे वो बना देगा हाइड्रोजनाइड्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, बाइकार्बोनेट्स बन गया है, ठीक है। लेकिन बाइकार्बोनेट्स को ना हमने क्या करना है, सेल से बाहर निकालना, कि वो रेड ब्लड सेल्स कहता है यार मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तुझे कैरी करके नहीं लेके जा सकता, तू ना मेरे पास ब्लड के अंदर ही आ, तू फ्री फॉर्म के अंदर आ। तो अब हमने इसको जब बाइकार्बोनेट्स को बाहर निकाला, लेकिन बाइकार्बोनेट्स बड़ा ना ढीठ है, वो कहता है भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर दे दो जरा। तो बाइकार्बोनेट्स को बाहर भेजने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक ब्यूटीफुल ट्रांसपोर्टर होता है। उस ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है बच्चों, क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्ट, क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्टर। काउंटर ट्रांसपोर्टर का आपको पता है ना कि जो ऑपोजिट काम करता है, मतलब एक चीज को वो बाहर निकाल रहा होता है, एक चीज को आपके पास सेल के अंदर लेके आ रहा होता है, ठीक है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है इसके अलावा कि बाइक ये काउंटर ट्रांसपोर्टर्स कहाँ पर होते हैं, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट? किडनी सोडियम में। पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप। डीसीटी में। किडनी आपके में पास सर। कौन से होते हैं वो ये भी तो बताए ना। सोडियम सर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। एल्ड जहाँ पे एल्डोस्टेरोन लगता है सर।
जहां पर एल्डोस्टेरोन लगता है, कौन से होते हैं जी वो? एल्डोस्टेरोन तो आपके पास लगता है इनेक चैनल्स के ऊपर, वो तो सोडियम सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन सोडियम करवाता पोटेशियम सर, है। सोडियम पोटेशियम, सोडियम को इन करता है, पोटेशियम को आउट करता है। ठीक है, वो तो पंप होता है ना, वो तो आपके हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। कोई स्पेसिफिक काउंटर ट्रांसपोर्टर बताओ। भाई इतने होते हैं, वो हाइड्रोजन क्लोराइड, वो हाइड्रोजन पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद फॉस्फेट सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है। इतने ज्यादा काउंटर ट्रांसपोर्ट तो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, जो हमने उस सर डायबिटीज वाले सोडियम पेशेंट के अंदर नहीं डिस्कस कैल्शियम, किया। सोडियम सोडियम कैल्शियम इन कैल्शियम वाला हार्ट। डिस्कस किया हुआ, कितने सारे काउंटर ट्रांसपोर्ट बच्चों हमने पढ़े हुए हैं यहाँ पर। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो काउंटर का मतलब होता है एक जो बाहर निकाल रहा होता है एक चीज को, और वो दूसरी चीज को क्या करता है, आपके सेल के अंदर लेके आता है। देखिए इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, हाइड्रोजन पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट जो डीके वाले पेशेंट के अंदर एक्टिवेट होता है। उसके बाद होता है हमारे पास सोडियम फॉस्फेट काउंटर ट्रांसपोर्ट, जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट करता है। इसी तरह हमारे पास ये सोडियम पोटाशियम, ठीक है जी, ये पंप तो आम है, ये तो हर बच्चे को पता है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह जब देखो ये चीजों का आप रिलेट करके पढ़ना शुरू कर दोगे ना, मजा तब आएगा। जैसे मैंने आपको आज एक चीज सेंड की थी ना, वो एपिसोडिक वाली, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टेड केस। वो एपिसोडिक वाले जो सिनेरियोज है ना, वो आप डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर पढ़ते होते हो। लेट्स सपोज एपिसोडिक हाइपरटेंशन है, वो आप सीवीएस के अंदर पढ़ते हो। तो अब आपको पता होना चाहिए अगर किसी बंदे के अंदर एपिसोडिक हाइपरटेंशन हो रही है तो उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है। इसी तरह मैंने कहा था कि अगर किसी बंदे के अंदर एपिसोडिक हाइपर वो हो रही है, हिमाचूरिया हो रहा है, मतलब कभी हिमाचूरिया हुआ कभी उसको नहीं हुआ, एपिसोडिक उसका पैटर्न है, तो वो किस कंडीशन के अंदर किस सिस्टम में है, वो रीनल के अंदर है और आईजीए नेफ्रोपैथी की वजह से होता है। इसी तरह अगर किसी बंदे के अंदर जो डायरियल सिम्टम्स हैं वो एपिसोडिक हो, मतलब कि कभी उसको डायरिया हो रहा है कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो वो आईबीएस का पेशेंट होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना बच्चों, ये अपने साथ साथ अपनी याद रखते जाने इंशाल्लाह, इससे आपके ना मल्टी सिस्टमिक रिलेशनशिप्स आपको आते हैं और आपको चीजें याद रहती है, जो आप अक्सर कहते हैं कि सर हमें भूल जाती हैं। अब ये जो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, इनको पता है मैं एक चीज को पता नहीं कितनी दफा रिपीट कर देता हूँ, तो वो चीजें अब आपको याद नहीं रहती। जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूं ना, तो अब जो मेडिसिन वाले पढ़ रहे हैं ना बच्चे, इनको पता होगा कि डायलिसिस का क्राइटेरिया क्या है, AIOU है। तो देखो बार बताने का मकसद है कि वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो भी जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो हमें याद रहती है। अब ये काउंटर ट्रांसपोर्ट हमने यहाँ पर पढ़ा, मैंने कहा आपने इसको रिलेट करना है कि उधर भी होता है उधर भी होता है उधर भी होता है, तो इससे इंशाल्लाह आपकी ना जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर गई, वाटर के साथ मिली, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड की ब्रेकडाउन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ने की। ये जो हमारे पास सीए एंजाइम होता है, इससे बाइकार्बोनेट्स बना और हाइड्रोजन आयन बना। ये हाइड्रोजन सेल के अंदर जाता है, बाइकार्बोनेट्स को हमने बाहर भेजा और क्लोराइड को सेल के हम अंदर लेके आ गए। अब जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर क्लोराइड ज्यादा होता है, जो आपके पास ब्लड सर्कुलेशन होती है उसके अंदर बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा, तो ये बाइकार्बोनेट बच्चों बाहर चला जाएगा और जो क्लोराइड है वो सेल के अंदर आ जाएंगे। ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी, ठीक है। अब दूसरी बात, ये मुझे कार्बोनिक सर एनहाइड्रेट्स एंजाइम से याद आती आरबीसी है, ये वैसे के एंजाइम अंदर सर कहाँ कहाँ पर बनते एनवायरमेंट हैं? एसिडिक नहीं हो जाता सारा? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सर आरबीसी के अंदर एनवायरमेंट अंदर एसिड HCl बना देगा वो हाइड्रोजन को पकड़ के क्लोराइड। वही इतनी जल्दी नहीं बनता, आपको HCl बनाने के लिए आपको एंजाइम्स की भी जरूरत होती है, उसके लिए आपको एसिडिक इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है जो आपके सेल के अंदर नहीं होता। उसके लिए काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, ये नहीं कि मेरे पास अगर दो सर नॉर्मल कितना मालिक्यूल्स हैं तो वो आपस में पीएच? वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी जी। भाई वो पीएच जो इसकी पीएच क्या, नॉर्मली उतनी रहती है जितनी बाइकार्बोनेट। यार वो हमने बैलेंस कर लिया है ना, हमने बाइकार्बोनेट्स को बाहर भेजा है, हाइड्रोजन इन आपके सेल के अंदर आ गए, तो वो हमारे पास पीएच बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा और भी यहाँ पर फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर आ रही होगी, इसके अलावा हाइड्रोजन आइंस भी हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, तो वो हमारा इन्वायरमेंट क्या रहता है, मेंटेन रहता है। हाँ, अगर किसी बंदे के अंदर आप कहते हो कि सर उसमें क्लोराइड बाइकार्बोनेट्स का काउंटर ट्रांसपोर्ट काम नहीं करता, तो उसमें हम कह सकते हैं कि सर बाइकार्बोनेट सेल के अंदर रहेंगे, सेल की जो पीएच है वो ज्यादा हो जाएगी, बट दैट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है डॉक्टर साहब। तो पहला जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म था सर, ये था बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड दैट 70% कार्बन डाइऑक्साइड को आपके सेल से लंग्स की तरफ लेके आता, 70% अराउंड, 70% वाला वर्ड याद रखिएगा,
तो इसका मतलब हुआ अगर एनआरई के अंदर एमसीक्यूज आता है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज द बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट के अंदर होता कैसे, ये अब आपको वही जो मैंने आपको नीचे पढ़ा दिया ना वो सारी चीजें यहाँ पर बताएंगे। बाइकार्बोनेट एंड अ क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है। ये कौन सा ट्रांसपोर्टर, ये आपको पता है, काउंटर ट्रांसपोर्टर है। Bicarbonate chloride transporter on the red blood cell membrane allows bicarbonates to diffuse out to the plasma and chloride to diffuse into the red blood cells। ठीक है जी, via facilitated diffusion counter transport। ये देख लो बच्चों, कौन सा ट्रांसपोर्टर था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन काउंटर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो जो फैसिलिटेट कर रहा है कि बाइकार्बोनेट्स को बाहर फेंक रहे हैं और वो क्लोराइड को सेल के अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गई है बच्चों। ये काउंटर ट्रांसपोर्ट है, ये एमसीक्यू याद रखिएगा। 70% बाइकार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर आती है। अब वो बाइकार्बोनेट्स आपके ब्लड प्लाज्मा में जाएगी और ब्लड प्लाज्मा आपके पास किसकी तरफ आता है, आपके लंग्स की तरफ आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये जो बाइकार्बोनेट आ रही है तो सर लेकिन 70% आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन बाइकार्बोनेट तो हम बाहर रिलीज नहीं करते, हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी होती है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर जाएगी। तो मैं आपको वही बात कर रहा हूं बच्चों कि हमने वही चेयर वाली एग्जांपल याद है ना कि चाइना के अंदर हमने उसकी ब्रेक डाउन की है, फिर हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया, तो ये बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया। अब जैसे लंग्स में आएंगी, जैसे वो चेयर पाकिस्तान में आएगी, हम उसको दोबारा असेंबल्ड करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, बाइकार्बोनेट से के लगाएंगे, उसे कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बनाएंगे लंग्स के अंदर, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या किया था, बाइकार्बोनेट्स को सेल से बाहर निकाला था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपके पास लंग्स के अंदर बाइकार्बोनेट्स को हम सेल के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो मैं बना देता हूँ थोड़ी देर बाद, तो ये पहले आपने ये चीज याद रखनी, टिश्यूज वाली आपने फिलहाल बात याद रखनी है। सर 70% तो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है, बाकी भी बताएं। तो बच्चों जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो होती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अराउंड 10 to 20% सर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर आती है। कितने परसेंट, 10 to 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर आती है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, इधर नोटिस कीजिएगा डॉक्टर साहब, आई नीड योर प्योर अटेंशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड 70% उधर गई, चलिए 10 to 20%, चलो मैं कहता हूँ 20% कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी तो उससे क्या बनेगा बच्चों, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो जो हमारे पास 20% कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ट्रांसपोर्ट हो रही है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आपके टिश्यू से लंग्स की तरफ आती है। दो चीजें होगी हमारे पास। कितनी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कर ली है, 70 हमने ऊपर की है, अराउंड हमने 10 to 20 मतलब कि हमने 90% यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर लिया। 70% बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर हमने किया सर, और जो 10 to 20% है वो हमने कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म के अंदर किया है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है, व्हेन देयर इज अ ज्वाइनिंग और द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विद योर हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगती है इस फॉर्म के अंदर, जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना आपके पास, इसको हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपने याद रखना अगर कहीं पर यूज किया जाए। यहाँ तो सिंपल HbCO2 लिखा जाता है, या उसका वर्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लिखा जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई बाउंड टू द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के किस हिस्से में ये बाउंड करती है, एन टर्मिनल ऑफ द ग्लोबुलिन चेन, नॉट हीम। ये इसका ये ह्यूबर्ट का एमसीक्यू है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के किस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है। तो वो जो ग्लोबिन चेन होती है ना, ग्लोबिन चेन की दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है और एक एम या वाई टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इस एन टर्मिनल के साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है। आपको जरा समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। डोंट वरी, वी आर हियर सर। एवरीवन नो दैट हमारे पास ये सर रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल अबंडेंटली किस चीज से मिलकर बना होता है सर, हीमोग्लोबिन से। हीमो हीमोग्लोबिन से मिलकर हमारा रेड ब्लड सेल बना होता है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन करवाऊं, सो यू कैन हेल्प मी इन द ब्रेक डाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमो से हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करूं तो इससे बनती है हीम एंड द ग्लोबिन। ठीक हो गया बच्चों। हाँ जी, अब मैंने हीम की ब्रेक डाउन करवाई है, तो हीम की ब्रेक डाउन से बच्चों क्या क्या बनेगा, काइंडली मेक इट क्लियर फॉर मी। हीम से क्या क्या बनता है, सर आयरन, आयरन। जी आयरन, डॉक्टर,
आयरन बन गया, और पोरफायरिन। पोरफायरिन बन गया जी हमारे पास यहाँ पर सर। कि मेरे पास हीम से बनता है सर एक तो आयरन और एक पोरफायरिन। और डॉक्टर साहब पोरफायरिन से क्या बनता है? हाँ सदका, पोरफायरिन से क्या बनता है? जो पोरफायरिन होती है इससे क्या बनता है? सर सर बिली फेरो वर्डन। पोरफायरिन, फिर उससे ब्लू वर्डिन बनेगा। पहले सर फेरो प्रोटोपोरफायरिन कुछ बनता है, देन हम्म। सर इट विल कन्वर्ट इनटू बिली वर्डिन एक्चुअली। तो फिर बिली प्रोटोपोरफायरिन से वर्डिन, पोरफायरिन बनता है और फिर पोरफायरिन से आगे बिलीरुबन बनता है, ठीक है। बिलीरुबन की बिली कौन सी वर्डिन फॉर्म बनती है? बिली वर्डन अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड ठीक है, बिलीरुबिन। मैंने बिलीरुबन पे आ गया वो, ठीक है, हमने इसको स्ट्रेट कर लिया। हाँ जी, बिलीरुबन अनकॉन्जुगेटेड। से। ये कौन सी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबन है या अनकॉन्जुगेटेड? अनकॉन्जुगेटेड होती है अनकॉन्जुगेटेड। सर। ठीक है जी। लेकिन मैं इसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ इनडायरेक्ट हीमोग्लोबिन। कैन आई यूज? यस यस। सर। ये इनडायरेक्ट बिलीरुबन कहाँ पर जाएगी जी? लीवर में वाया एल्ब्यूमिन। लिवर सर। वेरी गुड। तो सर इसको लेके जाएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इस अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को पकड़ेगा और इसको आपके ब्यूटीफुल लीवर में ले जाएगा। और इट्स नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल। ओह माय गॉड, दैट्स ब्यूटीफुल। तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को हम लेके गए आपके लीवर के अंदर, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर इसकी क्या होती है कन्वर्जन, किस चीज के अंदर? डायरेक्ट बिलीरुबिन के अंदर। कॉन्जुगेट। हाँ जी, कौन सा एंजाइम कंजुगेशन करवाता है? कौन सा सर एंजाइम वो करवाता है? ग्लूकोनिक यूडीपी। एसिड, ग्लूकोनिक एसिड से ट्रांसफेरेस। मिलता है विद द हेल्प ऑफ यूडीपी, यूडीपी। ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। वेरी गुड। यूडीपी ग्लूकोनाइल ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेस। ट्रांसफरेज। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए कौन सी डिजीज होगी? गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलर नजार सिंड्रोम। वेरी गुड। स्पेसिफिकली कौन सा होगा? क्रेगलर निजार सिंड्रोम। स्पेसिफिकली जी सर, क्रेगलर, गिलबर्ट तो मैं। हम वो माइक्रो की वजह से क्रेगलर निजार सिंड्रोम। और जो मेरे पास डायरेक्ट बिलीरुबिन, चलो मेरे पास अब ये एंजाइम प्रेजेंट है, मैंने बना दिया डायरेक्ट बिलीरुबिन जी। डायरेक्ट बिलीरुबिन कहाँ पर जाएगी? सर इंटेस्टाइन में और विद द गट। हेल्प ऑफ एमआरपी ये बच्चों यहाँ एंड से आपके यूरिन। स्टूल के अंदर जाएगी और यहाँ से आपके पास यूरिन के अंदर चली जाती है। तो इस तरह जब आपका रेड ब्लड सेल टूटता है तो उसकी ब्रेकडाउन होके जो एंड प्रोडक्ट्स बनती है ना, स्टीरोबिलीरुबिन बनती है और यूरिबोबिलीरुबिन बनती है, ठीक है। ये एग्जैक्टली द नेम्स ऑफ द बिलीरुबिन्स दैट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, ठीक है। तो इस तरह आपका जो यूरिन का कलर होता है वो आपको येलो सा नजर आ रहा होता है, वो उसकी वजह, और भी काफी ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। और जो स्टूल का कलर है वो आपको येलोइश नजर आ रहा होता है इस बिलीरुबिन की प्रेजेंस की वजह से। और ग्लोबिन की ब्रेकडाउन से क्या बनता है जी? सर ग्लोबिन तो टूट जाएगा ना सर, ग्लोबिन टूट के सर ग्लोबिन की बच्चों वो चेन्स होती हैं। अल्फा अमाइनो एसिड है प्रोटीन। वो तो। अमाइनो एसिड सर फिर रिड्यूस हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि है तो अल्फा प्रोटीन ग्लोबिन ना ये। चेन है जी, जी मैडम ठीक हो गया, अल्फा ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है बच्चों। ये जो हमारे पास चेन्स होती है इनके आगे ब्रेक डाउन होके एट द एंड इनसे अमाइनो एसिड बन जाती है। अब बात हमारे पास क्या थी, हमने करनी क्या थी, वैसे मैं तुझे भी भूल गया हूँ कहाँ से बात हमने स्टार्ट की थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, हाँ बात हमने यही करनी थी कि जो आपकी ये ग्लोबिन चेन है ना, इस ग्लोबिन चेन का देखो इसको इस तरह बनाया जाता है। ये मैंने हिमाटोलॉजी के अंदर को पढ़ाया हुआ है, इसलिए स्टूडेंट माशाल्लाह जस्टी आंसर दे रहे हैं। देखो बच्चों, एक हमारे पास एन टर्मिनल होता है ग्लोबिन चेन का, एक पता नहीं सी, हाँ सी टर्मिनल होता है। तो इस एन टर्मिनल के साथ यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लगनी, ठीक है। तो फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट कर देता है टिश्यू से पकड़कर आपके लंग्स की तरफ, और फिर लंग्स से हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते, ठीक है जी। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन दैट इज द अराउंड 10 to 20% एन टर्मिनल ऑफ द ग्लोबिन चेन, नोट हीम। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है भाई हीम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं होती। क्या हीम के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती? कैन यू मेक इट क्लियर फॉर मी? क्या हीम के यस साथ सर। ऑक्सीजन बाइंड होती? ऑक्सीजन बाइंड यस होती सर, है सर। ऑक्सीजन उसके आयरन टर्मिनल पे।
आयरन टर्मिनल के साथ, वेरी गुड। सॉरी, आयरन के साथ ही, इनके अंदर जो आयरन होता ठीक है है जी। उसके साथ। हाँ जी, तो आयरन की कौन सी फॉर्म के साथ बाइंड होती है? फेरिस, Fe+2। फेरिस। बच्चों को Fe2 बता दें कि फेरिस पॉजिटिव। कौन सी फॉर्म होती है। ये आयरन है, इसके ऊपर लगती है ऑक्सीजन। यहाँ पर ग्लोबिन है तो इसके ऊपर लगती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन की कौन सी फॉर्म के साथ बच्चों लगती है हमारे पास ऑक्सीजन? जैसे डॉक्टर तैयबा ने बताया, वेरी गुड सर, फिर फेरिस के साथ। फेरिस किसको हम कहते हैं? F+2। तो ये फेरिस फॉर्म होती है, वो फेरिक होती है जिसमें हमारे पास 3 हो जाता है जी। कोई कंडीशन बता सकते हो जिसमें ये फेरिस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है? मैथ मेथग्लोबिनीमिया। हेमोग्लोबिन। वो मैथमोग्लोबिनीमिया किस वजह से होता है? सर चारकोट कुछ वो हो जाता है उसमें। मैडम वो तो फाइंडिंग है ना, चॉकलेट। वो तो फाइंडिंग है ना। चॉकलेट सर कलर ब्लड विटामिन आपको, सी की डेफिशिएंसी में हो जाता है। चॉकलेट कलर बाइंडिंग आपको नजर, चॉकलेट कलर ब्लड आपको विटामिन नजर आता है, वो डेफिशिएंसी। मैथमोहीमोग्लोबिनीमिया की वजह से होगा। ठीक है, हम डिटेल में जा रहे हैं, बच्चे परेशान ना हो जाएं। ये वैसे हिमाटोलॉजी में आपने पढ़ना, टेंशन नहीं आपने लेनी। तो बच्चों 70% बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म के अंदर सर सर वो कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन ट्रांसपोर्ट बताइएगा। होती है। क्या बता रही मैडम? मेथाइग्लोबिनिमा वाली। मैथमोग्लोबिनीमिया में फेरिस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बड़े रीजंस होते हैं। नाइट्रोजन गैस के एक्सपोजर की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के एक्सपोजर की वजह से, सायानाइड की पॉइजनिंग की वजह से। तो उन सब की वजह से जब फेरिस फेरिक में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम मैथमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए जैसे डॉक्टर सदका ने अपना ब्रिलियंट नॉलेज शेयर किया कि सर विटामिन सी हम देते हैं उसके लिए। ठीक है, तो वो सिट्रिक एसिड उसके लिए हम यूज करते होते हैं। वेरी गुड। 90% कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी। 70% सर बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर। 20% जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो इसकी फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी बच्चों बचता है 10%। तो 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये डिजोल्व फॉर्म के अंदर। डिजोल्व फॉर्म का मतलब है कि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं जाएगी। जैसे आपके पास प्लाज्मा में हमने बाइकार्बोनेट्स भेजी थी ना, तो फ्री फॉर्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके ब्लड के अंदर आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं डिजोल्व फॉर्म। तो अब मैंने तीनों फॉर्म्स को कलेक्टिवली बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये मेरे पास अगर ब्लड वेसल है बच्चों, सबसे पहले मैं इसके अंदर बनाता हूँ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मैंने 3 फॉर्म्स को डिस्कस किया था। पहली फॉर्म है इसकी बाइकार्बोनेट्स, जो कि कितनी है बच्चों? 70%। ठीक है, दूसरी फॉर्म हमारे पास सर है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे पास कितनी है? 20% है, तो वो सेल के अंदर होती है। बाकी हमारे पास बचता है 10%। तो बच्चों 10% कार्बन डाइऑक्साइड फ्री फॉर्म के इस तरह, ये देखो, ये ब्लड के अंदर ना डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर या फ्री फॉर्म के अंदर आपके टिश्यू से लंग्स की तरफ आती हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी पेरिफेरी से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप कहेंगे सर वो बाइकार्बोनेट्स वाला तो आपने कंसेप्ट बताया नहीं कि बाइकार्बोनेट्स कैसे लंग्स में जाके ना कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों कन्वर्ट होती है। तो वही जो ट्रांसपोर्टर था, क्या नाम था उस ट्रांसपोर्टर का? जो जिसने कार्बन क्लोराइड को सेल के अंदर लेके आया था और जिसने बाइकार्बोनेट को क्या किया था, सेल से बाहर भेज दिया था। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, इसका भाई भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वो इसका भाई क्या करता है? इसका उल्ट काम करता है। वो उल्ट काम इस तरह करता है कि वो क्लोराइड को सेल से बाहर फेंकता है, बाइकार्बोनेट को सेल से अंदर लेके आता है। ये जो दूसरा ट्रांसपोर्टर है, ये क्लोराइड को सेल से बाहर फेंकेगा और बाइकार्बोनेट को सेल से अंदर लेके आएगा। ये ट्रांसपोर्टर का क्या काम था? ये क्लोराइड को सेल से अंदर लेके आता था और बाइकार्बोनेट को सेल से बाहर लेके जाता था। ये वाला ट्रांसपोर्टर आपके टिश्यूज में एक्टिवेट होता है। ये नंबर 2 वाला ट्रांसपोर्ट आपके लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों भाइयों को कैसे पता चला है कि मैंने टिश्यूज में काम करना है और मैंने लंग्स में काम करना है? जी, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट? कि जो अली है और जो बिलाल है, अली को कैसे पता चला कि उसने टिश्यूज में काम करना है? बिलाल को कैसे पता चला कि उसने लंग्स में जाके काम करना है? जी, डॉक्टर सादिया सादिया हम इसका आंसर देंगी। डॉक्टर सादिया। अल्लाह ने बता के भेजा सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये डॉक्टर जरिया, दैट्स व्हाई यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट। क्योंकि आप बात को खत्म ही कर देते हो कि सर उनको अल्लाह दी मर्जी है। जिन्हें वो कहते हैं ना कि फौत के ऊपर जाते हैं, जाके कहते हैं अल्लाह दी मर्जी हुई ना, कि पूरा हो गया बंदा। तो उस्मान भाई कह रहे हैं कि सर हमने लड़ाई नहीं करवानी, इनके अंदर हमने इत्तेफाक रखना है। तो भाई इत्तेफाक का रीजन भी है ना। जी, डॉक्टर सादिया हमें बता देंगी इसका आंसर, अगर वो लेक्चर सुन रही हैं, कि व्हाई देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ द ए काउंटर ट्रांसपोर्ट इनटू योर टिश्यूज एंड व्हाई देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टर बी इनटू योर लंग्स। कैसे इनको पता चलता है? जी मैडम आंसर भी तो दें ना।
वहां पर। चलो जी, ये भी सही हो गया जी, कमाल ही करते हैं जी। डॉक्टर सदका आप बताएंगे, डॉक्टर अलीना, डॉक्टर तूबा, डॉक्टर सिद्रा, डॉक्टर सर सिराज, ऑक्सीजन की वजह से, खयाम, ऑक्सीजन बुखारी, डॉक्टर किरण, ऑक्सीजन को देख डॉक्टर के। बिलाल जी, बताएं जी। सही बता रहे सर हो आप, बताओ। ऑक्सीजन को, बोलो भाई, बोल लो। सर इतना ही बोलना था कि ऑक्सीजन को देख के वो अपना अपना काम करते हैं। You mean to say कि sir, oxygen is a beautiful girl that is present into your lungs, and whenever there is a beautiful girls, so there is activation of Dr. Bilal, B transporter, यस and the सर। answer is correct. And the answer is correct. बच्चों, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, बेचारा अली एक्टिवेट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन ज्यादा होती है वहां पर। और जब हमारे पास ऑक्सीजन की टेंशन ज्यादा होती है, जो आपके कहां पर होती है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर आप ऑक्सीजन को बच्चे जहां पर लेके जाते हो ना, तो लंग्स में ऑक्सीजन की टेंशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। वो क्या करता है, यहाँ पर आपके पास ट्रांसपोर्टर बी को एक्टिवेट करता है। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी, ठीक है बच्चों। ट्रांसपोर्टर बी एक्टिवेट होगा, बाइकार्बोनेट सेल के अंदर आएंगे, बाइकार्बोनेट सेल के अंदर आएंगे तो वही बात है, सेम कंसेप्ट है। बाइकार्बोनेट्स आपके हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, बाइकार्बोनेट्स आपके हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे। तो जब ये आपके हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड को हमने अब इसकी उल्ट ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप ना इससे ट्रांस इसको देखो, ये वाले दोनों की तरफ आइए, रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा, बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल से बाहर आएगी, और इस सेल से जब ये बाहर आएगी तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा, उसकी वजह से एलोविलाई के अंदर आएगी, और देन we will do the exhalation and exhale your beautiful carbon dioxide from your lungs to the external environment। ठीक है, तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पर याद सर रखनी एक बात दोबारा करते हैं। कर देते हैं, तब वो एक्टिवेट होता है। सर सुन लेना, माइक बंद करके सुन भी लें, आपकी आवाज ठीक नहीं आ जी रही। सुन रहे हैं सर। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है हमारे पास, जो आपके लंग्स हैं, लंग्स के अंदर आके बच्चों ये जो बी ट्रांसपोर्टर है, ये क्यों एक्टिवेट होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की टेंशन ज्यादा होती है। वो ऑक्सीजन क्या करती है, इस ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करती है। वो कहती है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से निकालो, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सेल के अंदर डालो, ठीक है। तो इस वजह से बी काउंटर ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होता है, और बाइकार्बोनेट सेल के अंदर गए। जब सेल के अंदर बाइकार्बोनेट्स जाएंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड के ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्ट करेगा, दोबारा कन्वर्जन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं बच्चों, एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर जो दूसरी, ये 70% किधर कार्बन जाएगा, डाइऑक्साइड ये बाहर आ गया। ब्लड के साथ ही चला जाएगा बाहर? कौन डर साहब, ये वाटर किधर जाएगा? वाटर सेल के अंदर, वाटर सेल के अंदर वो दोबारा फिर वाटर उधर जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करेगा। तो ये मतलब कि वो जैसे यूनिवर्सिटी में एक भाई होता है ना, जिसका हर बंदा फायदा उठाता है, ये वाटर वो वाला यार भाई सर, है। जैसे सीआर होता है क्लास का। ठीक है भाई, सी आर समझ लो। तो ये वाटर वो वाला काम कर रहा है यहाँ पर। यार माइंड ना करें, अगर कोई जनरल भाई है ना यहाँ पर, माइंड ना कीजिएगा। तो बच्चों 70% गई, 20% फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ थी। ये भी जब ऑक्सीजन की टेंशन ज्यादा होती है तो यहाँ से हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, ये भी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से 20% भी रिमूव हो जाती है। और आपको पता है कि सर 10% तो डिफ्यूज थी, उसको हमने क्या कर दिया, वैसे फ्रीली वहां से एक्सचेंज करवा दिया आपकी पल्मोनरी आर्टरी से एलोविलाई के अंदर। तो इस तरह सर 100% जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो आपके पास हमने टिश्यू से उठाई, लंग्स में लेके गए, वहां पर हमने उसका एक्सचेंज करवा के क्या कर दिया, उसकी एक्सेलेशन करवा दी, ठीक है बच्चों। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। इन लंग्स, चलो आप यहाँ पर इनकी बातें हम सुन लेते, 2 मिनट जरा बातें सुनने की। इन लंग्स ऑक्सीजनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन promotes dissolution of the hydrogen ions from the हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। तो वो ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पर आप नोटिस करो कि हमारे पास ना एक और चीज यहाँ पर बनी हुई थी, जो आपने कार्बोनिक एसिड को धो के हाइड्रोजन आयन बनाए थे ना, तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ना HHB बना देते हैं, मतलब ये HHB, ठीक है। तो ये HHB वो ये बता रहे हैं
कि जब ऑक्सीजनेशन होती है ना हमारे पास, तो ये HHB की दोबारा ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब ये HHB की दोबारा ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उससे हमारे पास हाइड्रोजन आइंस और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे, दोबारा फ्री फॉर्म के अंदर हो जाएंगी। दिस शिफ्ट इक्विलिब्रेट्स टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ से जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन इससे रिलीज होगा, वो हाइड्रोजन आयन किसके साथ बाइंड होगा, बाइकार्बोनेट्स के साथ। जब बाइकार्बोनेट्स के साथ वो हाइड्रोजन आयन बाइंड होगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, और वही बात है कार्बन डाइऑक्साइड और एट द एंड वाटर मार्कस बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स। देखो बच्चों देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द रेड ब्लड सेल, इज द हेल्डेन इफेक्ट। मैंने भी आपको यही बताया कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अनलोडिंग होगी तो उसको हम क्या कहेंगे सर, हेल्डेन इफेक्ट है। यार इन्होंने बोहर इफेक्ट को क्यों यहाँ पर मिस किया हुआ है, बोहर इफेक्ट यार यहाँ पर लिख लीजिएगा काइंडली। मेजोरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज अ बाइकार्बोनेट इन द प्लाज्मा। तो वही बात है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर आती हैं। इस तरह हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, ट्रांसपोर्ट कर दिया आपकी 100% कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर टारगेट टिश्यू टुवर्ड्स योर लंग्स। ये चीज आप यहाँ पर याद रखें। अब आते हैं एंड अदर टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद द हाइपोक्सिया एंड द हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया एंड द हाइपोक्सीमिया, बच्चों दोनों में आपने जरा डिफरेंस समझना है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि भाई अगर आपके टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज इज कॉल्ड द हाइपोक्सिया। सर फिर हाइपोक्सीमिया क्या होता है? हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सर्कुलेशन में कम होता है तो उसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। बात जरा समझ लो अगर आपको डिफरेंस में समझ नहीं आ रहा। एक होता है हाइपोक्सिया, हम कहते हैं ना कि यार इस टिश्यू का हाइपोक्सिया हो गया है, तो उस टिश्यू की हाइपोक्सिया, जैसे हम ब्लड वेसल्स कह रहे थे ना कि भाई ब्लड वेसल्स के अंदर हाइपोक्सिया हो गया, इसका मतलब कि ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो पल्मोनरी आर्टरीज वेसल कंस्ट्रिक्ट कर लेती हैं। तो हाइपोक्सिया का मतलब है डिक्रीज ऑक्सीजन टू द टिश्यू। अगर ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं मिल रही उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन का पार्ट, मतलब आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन कम है, तो उसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द इनटू ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अगर ऑक्सीजन कम है तो हम उसको कहेंगे हाइपोक्सीमिया। अगर आपके टिश्यू को नहीं मिल रही तो हम उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर पहले देखते हैं हाइपोक्सिया को। दूसरा यहाँ पे देख लो, हाइपोक्सिया ऊपर लिखा हुआ है डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू, और हाइपोक्सिया ये नीचे लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये वैसे पुरानी बुक्स के अंदर नहीं था, ये नई बुक्स के अंदर इन्होंने ऐड किया। इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ये देख लो बच्चों जो मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो उसके लिए हम हाइपोक्सीमिया की टर्म यूज करते हैं। अगर आपके टिश्यू को, सेल को ऑक्सीजन ना मिले, हम उसको कहते हैं कि सर इसका क्या हो गया, हाइपोक्सिया हो गया। तो हाइपोक्सीमिया इज ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स द हाइपोक्सिया, ये बात भी साथ याद रखिएगा। अब दूसरी हम देखते हैं जैसा जो हमारे टिश्यूज होते हैं इनको मतलब ऑक्सीजन कम क्यों मिलती है, आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन कम क्यों मिलती है, उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। या मैं सिंपल बात करता हूँ, हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया या आपकी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन कम है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसको हम जरा डिस्कस करते हैं। कॉमनली ड्यू टू द कार्डिक आउटपुट। अगर बच्चों आपकी कार्डिक आउटपुट कम है तो जाहिर बात यही है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कार्डिक आउटपुट कम होगी तो जो ऑक्सीजनेटेड है ब्लड है जिसको आपने पंप आउट करना है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो भी कम होगा। तो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर हाइपोक्सीमिया होता है, या उनके अंदर क्या होता है, आपके टिश्यूज का हाइपोक्सिया होता है। तो पहला रीजन बच्चे होता है इसका डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। अगर कार्डिक आउटपुट कम है तो आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। दूसरे नंबर पर हाइपोक्सी में इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ये वही बात उन्होंने लिखी हुई है। दूसरा रीजन है बच्चों स्कीमिया। तीसरा रीजन है अनीमिया। चौथा रीजन है हमारे पास क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द सायानाइड पॉइजनिंग। इन सब की वजह से भी आपको हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया हो सकता है। कार्डिक आउटपुट कम है, वही है ब्लड सर्कुलेशन में आपका ब्लड ही आपके टिश्यूज की तरफ नहीं जा रहा तो हाइपोक्सिया होगा। स्कीमिया में क्या है, हाँ जी, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द स्कीमिया एंड द हाइपोक्सिया, एनीवन? डॉक्टर मोन बताएंगे क्योंकि डॉक्टर मोन ने अपना माइक ऑन किया हुआ है। ही वांट्स टू शेयर सम ब्रिलियंट नॉलेज विद अस। जी डॉक्टर साहब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, आपने मुझे 3 डिफरेंस लिखवा दें ताकि तमाम जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे ना उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट इज द हाइपोक्सिया, व्हाट इज हाइपोक्सिया, व्हाट इज हाइपोक्सीमिया
एंड व्हाट इज द अस्कीमिया। चलो आज ये भी हम ना इनका भी चट्टा खट्टा खोल ही देते हैं, इनको भी आज हम समझ लेते हैं कि इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब होता है। वैसे मेरी दूसरी क्लास का टाइम, चौथी क्लास का टाइम होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी बताएं कमेंट्स के अंदर, भाई लड़ना बंद कर दो, मैंने जो चीज पूछी है मुझे वो डिफरेंस बताएं। अभी Sir, किससे हम decrease blood supply to organ is ischemia. डिक्रीज, Blood supply to organ. ठीक हो गया, दैट इज अस्कीमिया। देन Decrease oxygen or blood supply in blood is hypoxemia. ऑक्सीजन जब कम हो जाए ब्लड में। ठीक है, हाइपोक्सिया फिर क्या होता है? Decrease oxygen to supply to tissue is hypoxia. ठीक हो गया, Hypoxia. Yes. ठीक हो गया मैडम, आप समझ आ गई, मुझे तो समझ आ गई, अभी इनको समझ नहीं आ गई। जी डॉक्टर मरियम, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया एंड द अस्कीमिया? कैन यू मेक डिफरेंट एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दीज डिफरेंट टर्म्स? डॉक्टर मरियम जी, डॉक्टर माहम, आपके ख्याल में क्या डिफरेंस होता है हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया में और अस्कीमिया में? देखो सिंपल सी टर्म है, कोई इनमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये तंग करेंगे आपको आगे जाकर, इसलिए इनका जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है ना वो अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लो। हमको भी नहीं पता, चलें जी हम आते हैं डॉक्टर सानिया रियाज। जी डॉक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स? जल्दी कर दें, आप लोगों के पास 1 मिनट है। कीमिया होता है, उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो रिड्यूस होने की वजह से होती है, मतलब टिश्यूज में ब्लड ओके फ्लो जो है वो कम हो जाता है, ओके, उसकी वजह से मतलब में या न्यूट्रिएंट्स में इस तरह से कमी होती है। और जो हाइपोक्सिया होता है वो वैसे वो भी सेम ही होता है, ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो में कमी होती है। ठीक है मैडम बताएं। और बाकी हाइपोक्सीमिया है, उसमें जो मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर में जो है ना उसमें डिक्रीज होता है, तो फिर इनसफिशिएंट। हाइपोक्सिया क्या हुआ? सर हाइपोक्सिया उसमें ऑक्सीजन में ही टिश्यूज में ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, मतलब डेफिशिएंसी ऑक्सीजन ऑफ में? टिश्यूज। तो फिर वो मैडम वो क्यों हो रहा है, वो ऑक्सीजन वो टिश्यू को क्यों मिल रही है? उसमें सर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की है ना उसमें शॉर्टेज हो जाती है। तो फिर वो तो स्कीमिया हुआ ना। हाइपोक्सिया ये भी हो सकता है कि मतलब जैसा कि आपने बताया कि इसकी उसमें साइनाइड जैसे पॉइजनिंग थी उसकी वजह से कम हो सकती है, कार्डियक आउटपुट की वजह से। लेकिन जो इस्कीमिया है वो ब्लड क्लॉट हो या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो या एथेरोस्क्लेरोसिस, इनमें ब्लड सप्लाई की रिडक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। आपने कहा सर स्कीमिया में ये होता है कि ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन हुई, देखो अगर ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो आपके टिश्यूज हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है वो हाइपोक्सिया हुआ। तो नहीं, सर अगर नेक्रोटिक टिश्यू बोलेंगे, जी डॉक्टर फैज। नेक्रोटिक टिश्यू को तो नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप बताएं, तीनों का डिफरेंस बताएं जरा। सर हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कम, जैसे आपने बताया इन टिश्यूज में हाइपोक्सीमिया ब्लड में कम है ऑक्सीजन, और ठीक है, एस्कीमिया आई थिंक नेक्रोटिक टिश्यू जिसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो भाई वो ऑक्सीजन नहीं मिली, वो तो फिर हाइपोक्सिया में चला गया ना वो। ऑर्गन को अगर सर नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसको इस्कीमिया हो जाएगा। तो ऑर्गन्स को भाई ऑक्सीजन भी तो नहीं ना मिल रही, तो फिर तो उसको हाइपोक्सिया भी हुआ। परफ्यूजन नहीं हो रही, परफ्यूजन नहीं होगी तो हम इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे ना, इस्कीमिया। पहले हाइपोक्सिया होगा और उसके बाद इस्कीमिक हो जाएगा वो। सर पहले हाइपोक्सिया कैसे हो गया? तो उसके अंदर क्योंकि इस्कीमिक ऑक्सीजन नहीं हाइपोक्सिया मिल हो रही जाएगा। सर। सर हाइपोक्सिया जो है वो टिश्यू रिलेटेड है, हाइपोक्सीमिया यूज करें, बातें वही सारी। बच्चों आपने ना इसको इस तरह याद रखना है, ये है मेरे पास एक सेल, here we have the सेल। अगर मेरे पास इस सेल का ये न्यूक्लियस है और इस सेल को क्या नहीं मिल रही, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्या है? इस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर सेल को ऑक्सीजन ना मिले उसको हम कहते हैं सेल किस कंडीशन में चला गया? हाइपोक्सिक कंडीशन में चला गया।
अब वो हाइपोक्सिक कंडीशन वो हाइपोक्सीमिया की वजह से भी हो सकती है, वो आपके अस्कीमिया की वजह से भी हो सकती है। अब हाइपोक्सीमिया का मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये देखो, ये मेरे पास जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड के अंदर भाई ऑक्सीजन है ही नहीं। ये जो मेरे पास ब्लड, हाइपोक्सीमिया का क्या मतलब होता है कि जो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, वो खाली रेड ब्लड सेल्स हैं। अगर वो खाली रेड ब्लड सेल्स आपके इस सेल की तरफ जाएंगे तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? तो पहले हाइपोक्सीमिया हुआ, लेट्स सपोज मैं आप माउंटेन्स के ऊपर गया हूँ, माउंटेन्स के ऊपर आपके पास एक्सटर्नल एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो कम होता है, मैं इनहेल भी ऑक्सीजन कम करता हूँ, मेरा जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ब्लड के अंदर वो भी कम होता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? हाइपोक्सीमिया होगा। जब उसको हाइपोक्सीमिया होगा तो आपके जो टिश्यूज हैं, जो आपके सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हाइपोक्सीमिया लीड्स टुवर्ड्स द हाइपोक्सिया। ठीक है, ये चीज होगी। दूसरे नंबर पर अब आओ, सर अस्कीमिया का क्या मतलब है? अब अस्कीमिया के अंदर ये नहीं है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है नहीं, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन भाई अगर मेरे इस सेल की तरफ ब्लड जा ही नहीं रहा, यहां पर ब्लड जा ही नहीं रहा, रास्ते के अंदर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। रास्ते में अगर क्या आ गई? ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। देखो ये मेरे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है। अगर यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो बच्चों आपका जो ब्लड है वो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो ब्लड क्या है? वो ब्लड आगे आपके टिश्यू, चाहे वो टिश्यू है चाहे वो आपके पास ऑर्गन है, उसकी तरफ ब्लड जा ही नहीं रहा। तो जब उसकी तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो इसको अब हम पता क्या कहेंगे? अस्कीमिया लीड्स टुवर्ड्स द हाइपोक्सिया। स्कीमिया लीड्स टुवर्ड्स द हाइपोक्सिया, कि सर जो पूरा ब्लड है वही मेरे पास सेल की तरफ नहीं गया, तो सेल के अंदर हाइपोक्सिया भी होगा और उसके बाद सेल के अंदर नेक्रोसिस भी होगी, क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे। तो तीनों में आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना है। अस्कीमिया का क्या मतलब है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। मैं लिख देता हूँ, पहले इनकी डेफिनेशन लिखें, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। और वो ब्लड सप्लाई किसकी वजह से डिक्रीज हो सकती है? सर वो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे कोई स्टूडेंट ऊपर बता रहा था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है। इवन दो जो आपके पास डिक्रीज कार्डिक आउटपुट है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर भी इस्कीमिया होता है टिश्यूज का, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है तो ब्लड ही नहीं जा रहा आपकी बॉडी की तरफ। तो ब्लड सप्लाई अगर कम है ना बच्चों, तो उसको हम इस्कीमिया कहेंगे। ठीक है, और इस्कीमिया लीड्स टुवर्ड्स द हाइपोक्सिया। ठीक है, दूसरे नंबर हाइपोक्सीमिया क्या है सर? हाइपोक्सीमिया हम कहते हैं यहाँ पर ब्लड जा रहा है लेकिन डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, कि आपके इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, जब इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो आपका ये जो टिश्यू है उस टिश्यू को क्या है? वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन उस ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो किस में चला जाएगा? हाइपोक्सिया। तो अगर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती, हाइपोक्सिया। अगर सर्कुलेशन में ऑक्सीजन नहीं है तो हाइपोक्सीमिया। और अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन, ऑक्सीजन है लेकिन हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लड के अंदर, तो उसको हम कहेंगे दैट इज इस्कीमिया। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब आते हैं बच्चों ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको जो हाइपोक्सिया है वो किस किस वजह से हो सकता है। ठीक है, हाइपोक्सिया का मेन चीज आपने याद रखनी है कि हाइपोक्सिया हमारे पास इस्कीमिया की वजह से भी हो सकता है और हाइपोक्सीमिया की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, स्कीमिया में कैसे होगा? टोटल ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगी। हाइपोक्सीमिया की तरफ कैसे होगा? आपके ब्लड के अंदर भाई स्पेसिफिकली ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो हाइपोक्सिया दोनों की वजह से हो सकते हैं। तो हाइपोक्सिया की नॉर्मल जो काजेज है वो उन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखा कि अगर आपकी कार्डिक आउटपुट कम है तो जारी बात आपके पास कार्डिक आउटपुट कम होगी तो आपके पास क्या होगा? हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, या आपके पास इस्कीमिया हो जाएगा, क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा वहां पर। जो ब्लड आपके पास है उसके अंदर ऑक्सीजन तो मौजूद होती है लेकिन ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, तो कार्डिक आउटपुट कम है, हाइपोक्सिया। उसके बाद देखो इस्कीमिया। इस्कीमिया इज द रीजन ऑफ हाइपोक्सिया। इस्कीमिया में क्या होता है? आप हमारे पास ब्लड ही कम है, ब्लड ही नहीं हमारे पास जा रहा टिश्यूज की तरफ, तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, तो इसको लिखो डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ठीक हो गया बच्चों। और तीसरा क्या है? अनीमिया। हाँ जी, कैन यू टेल मी अनीमिया की वजह से हाइपोक्सिया कैसे हो सकता है जी स्टूडेंट्स? तो वही डिक्रीज हाइपोक्सीमिया वाला हीमोग्लोबिन, कॉन्सेप्ट है जो कि डिक्रीज ऑक्सीजन आरबीसी कम राइटिंग। हो गए उतना ऑक्सीजन कम आएगी, ऑक्सीजन कम आएगी तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक हो गया, वेरी गुड। ब्लड कि सर यहाँ पर मसला रेड ब्लड सेल्स का है कि अगर यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स ही कम है, अनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं ना, तो वो किस चीज को वहां पर कैरी करके जाएंगे? तो अनीमिया की वजह से आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। तीसरा बच्चों पॉइजनिंग है, साइनाइड पॉइजनिंग है या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है? जहां पर आपके पास रेड ब्लड सेल ना, अगर मैं यहाँ पर गाड़ी बनाता हूँ ब्यूटीफुल सी बच्चों, ये है आपकी रेड ब्लड सेल गाड़ी।
ठीक है सर सेब के बीज खाने से भी साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है? जी, हो सकती है। वह कल का हमारा पूरा टॉपिक है बच्चों। ये रेड ब्लड सेल्स है और इसके पास क्या है, 4 सॉकेट्स हैं, और इन 4 सॉकेट्स के अंदर क्या लगती है, ऑक्सीजन लगती है। ठीक है, तो ये अंदर हमने डॉक्टर जरियाब को बनाया, बताया, बिठाया हुआ है, एंड ही इज ऑन अ फायर। ये क्या कर रहा है, ये सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। चल भाई तू भी ले ले, फैज तू भी खाना ले ले, चलो जी डॉक्टर मून आप भी खाना ले लो, मतलब ऑक्सीजन ले लो। ये आपका रेड ब्लड सेल्स के ऊपर 4 ऑक्सीजन क्या करती है, बाइंड करती है। लेकिन डॉक्टर जरियाब डॉक्टर फैज बहुत होशियार है, वो क्या करते हैं, इससे ऑक्सीजन लेके ना इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड लगा देते हैं। दूसरे सेल से भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करके वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड लगा देते हैं। बच्चों जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लग जाएगी, जहां पर ऑक्सीजन ने लगना था, तो क्या अब इसके ऊपर ऑक्सीजन लग सकती है? सर नहीं लग सकती। अगर इसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं लगेगी तो डॉक्टर फैज और डॉक्टर मून को जो इसने आगे खाना प्रोवाइड किया था, अब ये क्या करेगा, उनको कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। अब ये उनको खाना नहीं देगा। जब फैज और मून को खाना नहीं मिलेगा तो इनकी डेथ हो जाएगी। दैट्स व्हाई साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से सेल्स की नेक्रोसिस होती है, बिकॉज ये देयर तो इज सर नो जैसे को सप्लाई तैसा ऑफ हो द गया। ऑक्सीजन। जी सर, वैसे को तैसा है ना, देखो मैंने आपको पहले बताया ना, डॉक्टर जरियाब इज वेरी नोटी, अंडर एस्टिमेट किया डॉक्टर। जरियाब ड्राइवर के साथ अकेला क्या कर रहा है गाड़ी में? वो मैं आपको बाद में लेक्चर के बताता हूँ। तो पहला बच्चों आपने रीजन याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 डिक्रीज इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, कि अगर आप इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कम लोगे, जाहिर बात है ना, वही हाई एल्टीट्यूड वाली जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन कम होती है, तो जब आप ऑक्सीजन कम लोगे बच्चों, उसकी वजह से भी आपको हाइपोक्सिया हो, जैसे उन्होंने लिखा हुआ हाई एल्टीट्यूड। नंबर 2 बच्चों हाइपोवेंटिलेशन, भाई आप प्रॉपरली वेंटिलेट ही नहीं कर रहे, आप अपनी जो एयर है, एयर को लंग्स के अंदर ही नहीं लेके जा रहे। तो अगर मैं लेस एयर को लंग्स के अंदर ही नहीं लेके जाऊंगा तो मेरे पास गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया। तो हाइपोवेंटिलेशन बच्चों की के अंदर होती है। एक तो हमारे पास ओबेसिटी होता है, तीसरे नंबर सीएनएस डिप्रेशन, चौथे नंबर पर हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। मतलब ये जो जितनी कंडीशंस लिखी हुई है ना, इन सब के अंदर आपके जो रिस्पायरेटरी मसल्स होते हैं वो फटीग हो जाते हैं। ये रिस्पायरेटरी मसल्स को इनर कंडीशन नहीं जाती। पहले बात को सुन लिया करें काइंडली, उसके बाद क्वेश्चन पूछा करें। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर आ रही है। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखना है कि हाइपोक्सिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। मैं आपको अगर सिंपल बात बताऊं ना, अगर आपकी एयर में ऑक्सीजन कम है, भाई हाइपोक्सिया है। अगर मैं अपनी लंग्स में अंदर लेके नहीं जा रहा, हाइपोक्सिया है। अगर मेरे लंग्स और ब्लड के दरमियान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो रहा है तो उसके अंदर हाइपोक्सिया हो सकता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या V/Q मिसमैच है, उसमें भी हाइपोक्सिया हो सकता है। तो ये जनरल कंसेप्ट आपने सबसे पहले याद रखना है। नंबर 3 के ऊपर क्या है, डिफ्यूजन लिमिटेशन। वही बात है ना कि अगर आपको फाइब्रोसिस हो जाएगी, ये देखो ये दरमियान पे अगर फाइब्रोसिस है तो देयर इज नो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज, एंड इफ देयर इज नो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन दैट लीड्स टुवर्ड्स द हाइपोक्सीमिया, एंड हाइपोक्सीमिया लीड्स टुवर्ड्स द हाइपोक्सिया। नंबर 4 बच्चों, अगर किसी बंदे के अंदर, नंबर 4 यहाँ पे V/Q मिसमैच है, जो कल हमने पूरी डिटेल के अंदर लिखा था कि या तो उसकी परफ्यूजन कम है या उसकी क्या है, वेंटिलेशन कम है। कोई भी रीजन है उनमें से, परफ्यूजन कम है या वेंटिलेशन कम है। और इनके हमने कल कॉजेज भी देखे, वेंटिलेशन क्यों कम हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। परफ्यूजन क्यों कम हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो V/Q मिसमैच की वजह से भी आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। नंबर 5 के अंदर बच्चों आपने देखना है राइट इनटू लेफ्ट शंट। तो अगर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है ना, जैसे हम देखते हैं VSD के अंदर, ASD के अंदर, वो तमाम जो हमने कार्डिक प्रॉब्लम्स देखी थी, तो जब वहां पर ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, एंड हाइपोक्सीमिया का लीड्स टुवर्ड्स द हाइपोक्सिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 5 कॉजेज थे जो आपके पास हाइपोक्सीमिया की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट